अब हम कफ को समझते हैं। कफ हमने देखा कि शरीर का निर्माण करता है, यानी वह शरीर का पार्ट जो स्थिर है, जो स्थायी है, यानी जैसे अंग बने हैं हमारे या और दूसरी चीज बनी है, तो वह ऐसी चीज है जो जल और मिट्टी, यानी वह हम समझ सकते हैं वायु जो है वह गति, जो वात है वो हमें गति देता है। तो गति जिसमें जिन भी चीजों में अधिक गति है वह सब वात प्रकृति से बनी है। पित्त जो स्त्राव हैं, जो धीमे धीमे बहते हैं या जो अपना कलर देते हैं, टेम्परेचर और गंध के साथ जुड़े हुए हैं। और वह ऑर्गन्स जितने भी हैं, जो हमारा शरीर है वह बनता है, वो प्रकृति कहलाती है कफ। जो स्थिर है, जो स्थायी है, जैसे मिट्टी वो अपनी जगह नहीं छोड़ती, तो जो ऑर्गन स्थिर हैं, स्थायी हैं, वह ऑर्गन्स जो हैं वह हमारा जल और मिट्टी के मिश्रण से हम मानते हैं कि उनमें, तो उनमें किसी प्रकार की चिपचिपाहट अलग तरह की अगर आती है, चिकनाई अलग तरह की आती है, अलग ठंडक अगर आती है, भारीपन, जड़ता, ये सब कफ के गुण हैं, यानी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टीज जिसकी भी हैं, वह हम कह सकते हैं कि इन दोनों तत्वों से मिलकर उसका निर्माण हुआ है, जल और मिट्टी। इन दो तत्वों से मिलकर कफ का निर्माण हुआ है, और कफ हमारे शरीर में विभिन्न अंगों के माध्यम से हमको हम उसको प्रस्तुत कर सकते, समझ सकते हैं कि वह प्रकृति क्या है। नेक्स्ट, हम इसके जो गुण हैं और इससे होने वाले रोग हैं उनके आगे हम बात करते हैं। कफ जो है, मतलब यानी ऑर्गन्स की डिजीज बहुत बाद में आती है। हम ये कह सकते हैं कि जो कफ की विकृति है वह बहुत बाद में आती है। तो पहले सबसे क्या, हमारी डे टू डे गतिविधियां जो हैं वह अनियंत्रित होती हैं, तो यानी वात जो है वह 70% 80% जो है वो वात पहले विकृत होता है। तो हमने अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो पित्त की विकृति रुक जाएगी, और अगर वह हो गया है तो फिर हमें पित्त को कंट्रोल करना है, और अगर हम वह भी ओवरलुक करते हैं तो फिर हमें और बड़ी डिजीजेस आती हैं, जो ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, क्योंकि हमने पहले दोनों को ओवरलुक किया और उनको दवाइयों के माध्यम से हमने थोड़ा थोड़ा दबाते गए दबाते गए दबाते गए, और अंत में हमारे पास फिर एक बड़ा रोग बच गया, और वह रोग के रूप में हमारे सामने आया। तो कफ दोष जो है ये सबसे बाद में विचलित होता है, और इसमें कम रोग होते हैं, इससे कम रोग होते हैं। गले में खराश, शुरू शुरू में वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, सांस फूलना, तो हम जान सकते हैं आपका स्टेमिना कम हो रहा है, धीरे धीरे आप जड़ता की तरफ जा रहे हैं, आप अधिक काम नहीं कर पा रहे हैं, आप थकान का अनुभव कर रहे हैं, आपको एक जगह से हिलना अच्छा नहीं लगता, उठ के कुछ करना अच्छा नहीं लगता, धीरे 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 आप जड़ होते जा रहे हैं। तो आपके ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, आपके लंग्स जो हैं वो थोड़ा कम काम कर रहे हैं, आपका धीरे 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 करके हम जा रहे हैं जड़ता की तरफ। अधिक आपको नींद अच्छा लगेगी, ज्यादा सोना, फिर धीरे धीरे उससे मोटापा, और फिर आपको डाइजेशन तो पूरा बिगड़ ही जाता है, वो तो फिर एक और उसके साथ जुड़ा हुआ है। और बाद में जो हमें मिलता है वह होता है लंग्स की डिजीज, अस्थमा, हृदय का रोग, कोई भी हार्ट की जो हमारी पंपिंग है, जो भी हमारा उसका एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होती है। संधियों में पानी भरना, तो हमारे जॉइंट्स जो दुखना शुरू हुए थे वात के प्रकोप से, हमने वहां उसको नहीं ठीक किया, ट्रीट किया, हमने केवल पेन किलर लिया, और पेन किलर से हमने उसको दबाया दबाया, और उसके बाद फिर वो संधिवात होते होते फिर उनमें जॉइंट्स में पेन, पानी भरना, वो हमारा एक उसके बाद वाला जो बड़ी बीमारी है उस रूप में आता है। कैटरैक्ट
आईज को हमें जिस तरीके से जो भी वॉशिंग्स देनी है, बाहर से आके उसको एलर्जेंट्स से बचा के रखना है, अधिक धूप से बचाना है, अधिक हवा से बचाना है, उनको कवर करके रखना है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है आर्टिफिशियल लाइट के अंदर। हमने देखा पहले, क्यों देखा? क्योंकि ये बीमारियां आगे जाकर हमें बहुत ज्यादा धूप, बहुत अधिक आर्टिफिशियल रोशनी, बहुत अधिक मैकेनिकल लाइफ, बहुत अधिक अप्राकृतिक भोजन, आहार और हमारा विहार, ये हमें मोतियाबिंद और डिप्रेशन और कई प्रकार की ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, आईज की, हार्ट की और कई प्रकार के डिजीजेस हमको फिर ये आ जाती हैं। इसके बाद हमें देखना है कि इसके लक्षण क्या हैं। तो लक्षण जैसे हमने अभी देखा, आलस हमें आ ही जाता है, हमारी सोच जो है वो और छोटी हो जाती है, क्योंकि हमारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो जब हम काम नहीं कर पाते तो हमें लगता है दूसरा क्यों कर रहा है। एक तो यहां से शुरू होती है बात। तो एक उसे कुछ भी कह ले हम, अपनी छोटी सोच हो जाती है, अपना एक ईर्ष्या जैसा ये भी भावना आने लगती है, डिप्रेशन भी आने लगता है। ये सब चीजें साथ साथ चलेंगी, क्योंकि जब आप जड़ता की तरफ जा रहे हो, कफ प्रकृति अगर आपकी बहुत बढ़ गई है और आपकी बॉडी जो है वो डिजीज्ड होती जा रही है, तो हम फिर इनएफिशिएंसी की तरफ जाते हैं, जड़ता की तरफ जाते हैं। तो भारीपन हमें महसूस होता है, जड़ता हमें महसूस होती है, हिलना डुलना अच्छा नहीं लगता है, नींद ज्यादा आती है, आपका मोशन जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, स्टिकीनेस लगती है आपको, आपके स्किन पे चिपचिपाहट आपको लगती है, आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वे चिपचिप किसी भी प्रकार के सिक्रीशंस में भी हो सकते हैं, आपको वॉमिटिंग जैसा बार बार लगता है, मतलब आपको डाइजेशन, इनडाइजेशन जैसा लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, स्थूलता आ जाती है, गले में आपके खराश रहती है, धीरे धीरे व्हाइटनेस आने लगे, मतलब आईज आपकी व्हाइटिश हो गई, आप उसका कलर आपका, आपके नेल्स का कलर चेंज होने लगेगा, आपकी बॉडी का कलर, तो जो जो आपका पिंक रहना चाहिए या जितना एनिमिक जैसे आप होने लगेंगे धीरे धीरे, भूख प्यास में आपका कमी, पसीना आपको कम, ठंड ज्यादा लगना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, तीनों चीजें आपकी, क्योंकि सबसे लास्ट में कफ है। तो कफ को बैलेंस अगर हमें करना है तो उससे पहले बाकी जो दोनों चीजें हैं वो बैलेंस करनी हमको जरूरी है। इसके बाद हमें ये देखना है कि जब हमें कफ है तो वो उसके कारण क्या क्या हैं, ये हमने अभी देखा। अगर हम वैसे ही हम मूव कर सकते हैं और हम नहीं कर रहे, अभी हम इतना, मतलब हमारी बॉडी इतनी इम्बैलेंस नहीं हुई है, तो हमें एफर्टफुली कोशिश करके अपने आप को सजग बनाए रखना है, फोर्सफुली हमें व्यायाम की तरफ भी जाना है, फोर्सफुली हमें अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है, अपने घर के काम करने हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आपको करना है, आपको पसीना निकालना है, आपको कुछ ना कुछ सक्रियता बनाए रखनी है, आलस को छोड़कर क्रियाशील बने रहना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर हम विकृत, हमारे अंदर इम्बैलेंस और बढ़ेगा। तो जो ठंडे पेय है, कफ जो है वो और ज्यादा अगर आपका बढ़ेगा, जब अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स है, ठंडे पेय है, बर्फ है, अगर हम सीधा सीधा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये बढ़ना है। अधिक मीठा, खट्टा और नमकीन हमारे भोजन में नहीं होना चाहिए। ये तीनों जो रस हैं, जब हम देखते हैं 6 रस हमने देखा, उसमें मीठा एक रस है, मधुर एक रस है, अम्ल खट्टा एक रस है, लवण नमक। ये तीनों जो हैं ये विरुद्ध आहार हैं, कफ की प्रकृति को बढ़ाने वाले हैं। और इसके विपरीत जो बाकी तीनों हैं, कौन कौन से? कटु, कषाय और तिक्त, यानी कड़वा, तीखा और कसैला,
ये जो तीनों तरह के जो रस हैं, उससे कफ जो है ये कम होता है, और मीठा, खट्टा और नमक, इन तीन रस से ये बढ़ता है। तो अपने भोजन में, अपने आहार में अगर हम इन चीजों को कम करेंगे, और जो कसैला, जो कड़वा, यानी जैसे करेला है, जैसे हल्दी है, हम देखते हैं जब कफ हो जाता है तो हमें कहते हैं शहद में आप करे ये अदरक का रस आप लीजिए, आप काली मिर्ची और गुड़ लीजिए, आप हल्दी उबाल कर पीजिए। ये जो है, ये सारी चीजें क्या है, कसैली और कड़वी और तीखी। तो कसैली, कड़वी और तीखी, ये चीजें आपके खाने में ज्यादा हो अगर कफ विकृत हो रहा है। और मीठा, खट्टा और नमक, ये विकृति भी इसीलिए आती है क्योंकि ये इस आहार के अधिकता से आती है। फ्रिज में रखा हुआ खाना और एसी में बहुत देर तक रहना, ये तो जो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं वही सारी चीजें हैं। हमें इन सभी की अधिकता से बचना है। तो निवारण में हमें क्या क्या करना है, हम व्यायाम कर सकते हैं, हम गर्म पानी पी सकते हैं पूरे दिन में कई बार। हमने पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीजों को, वात को भी गर्म पानी ठीक रखता है, पित्त को भी पानी, अधिक पानी पीना ठीक रखता है, और कफ को गर्म पानी ठीक रखता है। आप नमक युक्त गर्म पानी पीकर वॉमिट कर सकते हैं। अगर कफ बहुत ज्यादा है तो ये जो वमन धौती है जिसे हम कहते हैं, ये बहुत लाभकारी होती है। तो सुबह सुबह अगर आप 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, जितना आप पी सकते हैं, हल्का गर्म पानी जिसमें नमक की एक चुटकी डली हुई हो, ऐसा गर्म पानी 1, 2, 3 ग्लास पीकर और आप उसे निकाल दें, तो कफ जो है, वो जो भी अंदर जमा है वह आसानी से निकल जाता है, और आपको बहुत एक जल्दी आपको रिलीफ महसूस होता है। उपवास कर सकते हैं आप, ये इसमें बहुत लाभकारी है। तो आप फास्टिंग करें। अगर अगर बहुत इम्बैलेंस हो रहा है, आपको कफ बहुत ज्यादा, वो कफ जो गले का कफ है वो तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन लक्षणात्मक रूप में कफ प्रकृति का बढ़ना बहुत सारे तरह से लक्षित होता है। उसका केवल वो जो कफ हमें दिखाई देता है या खांसी आती है, केवल उतना ही नहीं है। जितने लक्षण हमें अभी देखे, वो सभी प्रकार के लक्षण उसमें रहते हैं। तो धूप में हमें बैठना है, यानी प्रकृति के पास रहना है। तो हम सुबह सही समय पर अगर उठेंगे तो दिन भर की दैनिक दिनचर्या में धूप में बैठने का भी कुछ समय हमें उपलब्ध होगा, अन्यथा तो हम अपने काम काजों में, हमारे पास धूप में बैठने का समय नहीं होता है। तो हमें ये फोर्सफुली करना है, व्यायाम भी हमें फोर्सफुली करना है, धूप का सेवन भी हमें फोर्सफुली करना है, उपवास के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है। मुश्किल बात है लेकिन करना है अगर हमें स्वस्थ रहना है। प्रतिदिन कड़वी तीखी चीजों का सलाद हमको लेना है, यानी हम कुछ भी ले सकते हैं, उसमें हम आंवला ले सकते हैं, और कई चीजें हैं वो हम देखते हैं। मक्खन और छाछ, ये भी यानी हम केवल, जैसे हम बताया था, गाय का घी केवल एकमात्र चिकनाई है जो हम पित्त में और कफ में ले सकते हैं। अगर ये दोनों बढ़े हुए हैं तो हमें तेल नहीं लेना है, लेकिन हमें गाय का घी, छाछ और मक्खन, ये हम ले सकते हैं। सूखी मालिश गर्म हथेली या रेशमी कपड़े से हम अपने हथेलियों पर मालिश करें, इससे भी कफ जो है उसका नाश होता है। रूखा भोजन खाना है, जैसे हमने पित्त में लिया था भुने हुए चने, ये कफ को हरते हैं, कफ और पित्त दोनों को शमित करते हैं। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, इनके फूले जो धानी होती है, इनकी चावल के मुरमुरे, जो भी हमने उसको सेका है, रोस्टेड, यानी ये रोस्टेड फूड है, तला हुआ नहीं है, रोस्टेड धान है। तो ये आपको ऊर्जा भी देता है, और अंदर से जो अतिरिक्त चिकनाई है, अतिरिक्त चिपचिपाहट है, उसको सोख लेता है। इसमें अपनी चिकनाहट नहीं है, ना ये चिकने से बना हुआ है। तो ये जो चिपचिपाहट और चिकनाहट जो ज्यादा है, जो कफ को बढ़ाता है, उसको सोख लेता है। तो इसलिए हमें सूखा भोजन करना है। जौ की धानी, सत्तू, भुना हुआ चना, सबसे आसानी से जो उपलब्ध है वह है भुना हुआ चना।
तो भुना हुआ चना 6, 7, 8, 10 दाने दिन भर में 2-3 बार अगर हम खाते हैं तो ये हमारे कफ को, खांसी को भी, अगर शहद में 8 या 10 दाने उनको पीस कर भुने हुए चने के और शहद के 1 चम्मच में अगर हम ऐसे करके उसे चाट लेते हैं और पानी नहीं पीते आधा घंटा, तो खांसी जो है वो भी उसमें आराम देता है, क्योंकि गले की खराश को वो कम करता है, कफ को वो सोख लेता है। तो ऐसे छोटे छोटे अनगिनत उपाय हैं हमारे पास, हजारों किताबें हैं भारत के अंदर जो ये छोटी छोटी चीजें बताती हैं, लेकिन मूल है कि हमको ये जानना है कि इन तीनों प्रकृतियों को हमें बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और वही तत्व ये प्रकृतियां बनाते हैं। तो हमारा शरीर जो अंतिम रूप में हम जानते हैं वह इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करने की चीज है। क्या ना करें? कफ अगर बढ़ा हुआ है तो हमें देखना है कि हमें बिना भूख के खाना नहीं खाना है, भूख लगने का इंतजार करना है। अभी जो हो रहा है वह यह हो रहा है क्योंकि हमारे आसपास बहुतायत से सामान भरा पड़ा है, हमारा फ्रिज भरा हुआ है, हमारी रसोई भरी हुई है, हमारा डाइनिंग टेबल भरा हुआ है, हर तरफ बिखरा हुआ है खाने का सामान, हमारे घर में भी, बाजार में भी, दुकानों पर भी, सब तरफ, हर तरफ आहार बिखरा हुआ है, बहुत अधिक बहुतायत में। तो हमारा मन आकर्षित होता है, हर समय हमारा हाथ जो है वह किसी भी चीज को उठाकर मुंह में ले जाता है बिना सोचे हुए, उसके लिए आपको कोई एफर्ट करना ही नहीं होता, एफर्टलेसली आप खा सकते हो पूरा दिन। तो हमें अब एफर्ट किस लिए करना है कि हमें इंतजार करना है कि हमें भूख लगेगी तब खाएंगे, तो उसका इंतजार करना है। बहुत कम लोगों को एहसास होता है भूख का, क्योंकि भूख हम लगने नहीं देते, कि इतनी देर हम निराहार रहते ही नहीं हैं कि भूख का एहसास हो। तो ये एक प्रैक्टिस हमको करनी है, ये प्रयोग भी हमें करना है। बार बार ना खाएं, फ्रिज का ना खाएं, मीठे तले हुए और नमकीन आहार, जैसा कहा ना, मीठा और खट्टा और नमक, ये तीनों चीजें पित्त को, ये इसको, कफ को बढ़ाती हैं। तो ये आहार हमको कम करना है। बंद और एसी के कमरे में ना रहें, बहुत एक ही स्थिति में बहुत देर तक नहीं बैठें। जब हमारा वात बढ़ा हुआ होता है तब हम कहते हैं कि हमारी गतियां अनियंत्रित हैं, यानी हम एक स्थिति में बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें अभ्यास करना है वहां पर कि हम 10 मिनट स्थिर बैठें, या तो हम पैर हिलाते हैं या तो हम हाथ हिलाते हैं। अगर वात प्रकृति हमारी गड़बड़ है तो हम इतना चंचल हैं कि हम उठ उठ के भागते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी वात, उसमें वात की प्रकृति बहुत अधिक होती है, आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, आप बैठा नहीं सकते उसे थोड़ी देर भी। तो हम इससे वो कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो हमारे अंदर स्थिरता अधिक आती जाती है। तो हमें अपनी स्थिति को परिवर्तनशील बनाना है, यानी हमें क्रियाशील बने रहना है, यानी हमें सक्रिय बने रहना है। केवल गाय के घी का ही प्रयोग करें, अन्य चिकनाई हमको नहीं लेनी है। तो यहाँ मुझे लगता है कि तीनों प्रकार की प्रकृतियों को हमने देखा, उनके कारण देखे, निवारण देखे, उपाय देखे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे समझना है, किन रोगों की तरफ वो हमें लेकर जाते हैं, कितना हमको उसमें से समझ में आता है। और अब समय है प्रयोग का, तो हम प्रयोग करें, देखें। और इसके बाद, ये तो केवल एक परिचय था, आगे का जो विषय है, रोग अगर आ गए हैं और फिर उनके निवारण की बात है, तो वह विषय डॉक्टर्स का हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि आयुर्वेदाचार्यों से भी आपका परिचय करवाएं, और यदि संभव होगा तो अगले कुछ सत्रों में आपके जो भी प्रश्न हैं, आहार या आपके रोग या किसी और तरह के, तो यदि संभव हुआ तो उन प्रश्नोत्तरों को भी वहां पर लिया जाएगा। यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की कि मानव की प्रकृति और स्वास्थ्य को हम किस प्रकार से समझें कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए। तो हमारे हाथ में जितना है, डॉक्टर तक जाने से पहले हम डॉक्टर तक ना पहुंचे, इस कोशिश में हम अपने जीवन को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि यह प्रयास जो थोड़ा सा किया है, शायद इससे आप लोगों को लाभ हुआ होगा, जानकारियां उपयोगी रही होंगी और आपको कुछ इसमें लाभ मिला होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित हो ही रहे हैं। और कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, और उससे पहले जो भी लोग जुड़े हैं उन सभी से मेरा एक निवेदन रहेगा कि मैं स्क्रीन शेयर पर एक फोटो आपके सामने है, और आप में से अनेक लोग उससे इनसे परिचित होंगे, और यदि आप इनको जानते हैं, इनके बारे में कुछ आपका परिचय है, आप इनसे परिचित हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। क्योंकि कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में हम अब आपको बताने वाले हैं, तो इसलिए जो भी इनसे परिचित हैं वे अवश्य ही इनके नाम या ये क्या करते हैं आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। और डॉक्टर नविता श्रीवास्तव मैम, जो कि अनवरत रूप से जुड़ी रहती हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में सम्मिलित होती है, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बॉडी एवरी डे। देखिए, इसके लिए कोई ऐसा परिमाप हम जनरल नहीं बना सकते, क्योंकि सबके बॉडी अलग है, सबका शरीर अलग है और उसके लिए उन सबके कार्य भी अलग अलग हैं। तो हम कितना पसीना बहाते हैं उस पर भी निर्भर करता है, हम क्या खाते हैं उस पर भी निर्भर करता है, और हम किस प्रकार से अपना दैनिक दिनचर्या करते हैं, हमारा वजन कितना है, हमारे हाइट कितनी है, वो सब चीजें इसमें आती हैं। लेकिन फिर भी जितना मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि 2-3 लीटर के आसपास पानी तो हमें अपने शरीर के लिए चाहिए ही। तो सुबह जैसा है कि 12 बजे से पहले पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पे आहार के साथ जल लेना मना किया गया है। जब हम भोजन कर रहे हैं उस समय पर जल नहीं लेना है, उसके 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद लेना है। और अगर उसके जस्ट बाद हम पीते हैं तो गर्म पानी थोड़ा सा, आधा कप जितना, अगर आपको उचित लगे तो आप वो गर्म जल लेना है भोजन के बाद। ठंडा जल तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, और अगर ज्यादा जल लेना है तो वो करीबन 1 घंटे बाद, ऐसा कहा गया है। तो 2 से 3 लीटर के आसपास पानी हमको पीना चाहिए, ये एक नॉर्मल बॉडी के लिए। और फिर जैसा कहा जाता है 5 लीटर तक आप जल लें, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाता है। 5 लीटर जल अगर आप पी सकें तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन जल भी राजस्थान में तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का पॉल्यूशन है, तो उसमें कहीं कई बार ऐसा भी है कि वो जल की अधिकता आपको विषैलापन देके जा रही है। तो जल जो है वह शुद्ध हो, सही हो, जल किस प्रकार का हो, ये अपने आप में एक डिबेट की बात हो जाती है। तो मुझे लगता है 3 लीटर, 3, 3.5, 4 लीटर के बीच में पानी आपको, अगर आप फिटकरी घुमाया हुआ एक जैसा भी आपके पास आता है साफ सुथरा पानी, उसको आप पी सकते हैं। लेकिन अगर फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, किसी इलाके में कहीं आर्सेनिक और पॉल्यूटेड बहुत ज्यादा है, हार्ड वाटर है बहुत ज्यादा, तो फिर हमें उस जल की मात्रा को भी थोड़ा और ज्यादा देखने की जरूरत होगी। बिल्कुल मैम, निश्चित रूप से। और इसमें मौसम के अनुसार भी क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, गर्मियों में, सर्दियों में? हाँ, गर्मियों में कंपैरेटिवली क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो आप और ज्यादा जल ले सकते हैं। जो 5 लीटर कहा गया वो आप गर्मियों में आप ले सकते हैं, 4 से 5 लीटर तक। सर्दियों में आप 3 से 4 लीटर तक ले सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में और पेय भी कम होते हैं, गर्म पेय तो हो जाते हैं, चाय कॉफी अगर आप लेते हैं तो, लेकिन गर्मियों में वो भी ज्यादा नहीं होता है। तो फिर उसके बाद हम छाछ के रूप में लें, चाहे आप उसको कैरी पना के रूप में, नींबू पानी के रूप में, पुदीने के रस के रूप में, कोकोनट वाटर, जो भी जिस भी प्रकार से आप 2-3-4 बार तो उस तरह से, और बाकी समय आप सादा पानी। और उसमें जो कोशिश हो, जैसा कहा गया 60% वाटर जो है वो 12 बजे से पहले पहले पीने की एक आदत डालें, उसके बाद शरीर अपने आप मांग लेता है जल। बिल्कुल ठीक बात है मैम। और मैम एक सीताराम जी पारिक हैं, उनका सवाल है कि पित्त के दौरान आगरा का पेठा, रसगुल्ला का उपभोग करने से आराम मिलता है, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? तो इनका सेवन करना उचित है? ये पित्त के दौरान
ये पित्त की तो विकृति के लिए बोल रहे जी होंगे शायद, या पित्त विकृति के लिए, प्रकृति के जी लोगों हाँ के लिए कह हाँ, रहे होंगे। पित्त की प्रकृति अगर बढ़ी हुई हो तो उसके शमन के लिए, लेकिन उसमें मधुर रस को मना किया गया है। तो मीठा जो है, जैसे रसगुल्ला कहा गया, तो रसगुल्ला तो चाशनी में डूबा हुआ अच्छा खासा मीठा होता है, तो मुझे लगता है कि वो केवल ठंडक के हिसाब से जरूर कहा गया होगा, क्योंकि ये ठंडी मिठाइयां हैं। बाकी सारी मिठाइयां जो हैं वो गर्म होकर बनती हैं, उसमें हम्म, पकना होता है उसका, और फिर उसके बाद वो बनती हैं, तो इसलिए हो सकता है इसे कहा गया हो कि ये ठंडक में है। लेकिन मधुर रस को आयुर्वेद ने मना किया है, पित्त अगर बढ़ा हुआ है तो तो कम मीठा अगर लेना भी है तो कम लें। ठीक है मैम, बिल्कुल। मैम एक प्रश्न और है, सिद्धि के नाम से इनका प्रोफाइल है, मुझे नहीं पता कि इनका नाम सिद्धि ही है क्या, लेकिन उन्होंने लिखा है कि योगाभ्यास करने वाले लोगों को अपने भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए यदि वे वेजिटेरियन है तो, ऐसा कुछ आप बताना चाहें। जी, सादा सरल सहज प्राकृतिक और ताजा भोजन अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि वो, आप योगाभ्यास करते हैं तो भी, पहले जो भागों में हमने इसी आहार की चर्चा की है, भाग 1 से लेकर भाग 6 तक के, उसमें कि हमें जो भी लेना है उसमें हमारे पास तेल जो है हमारे घानियों के निकले हुए शुद्ध तेल हों, जो तिलहन से निकले हों, यानी तिल, मूंगफली, सरसों और नारियल। इसके अलावा कोई और तरह का तेल, जो राइस ब्रान, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफलार, ये जो तेल हैं जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से निकल रहे हैं, सोयाबीन दाल है उससे निकल रहा है, राइस ब्रान चावल की भूसी है उससे निकल रहा है, तो ऐसे तेल जो केमिकल से ट्रीटेड हैं, रिफाइंड हैं, ब्लीच्ड हैं, बहुत तरह के रसायनों को अपने अंदर समेटे हैं, वो हमें नहीं खाने हैं। उसके बाद गौ माता का जो देसी गाय है उसी के बिलोने का घी, मक्खन, छाछ, इनमें से जो भी प्राकृतिक है वही हम उपयोग में लें। उसके बाद धान जो भी आपके आसपास होता है, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो आप जिस एरिया में रहते हैं सरलता से मिलता है, प्राकृतिक है, जैविक है, उसे हमें शामिल करना है। दालें जो भी हैं, छिलके वाली दालें हों, सुबह के समय हम ज्यादा लें। रात के समय हम हरी पत्तेदार सब्जियां या हरी सब्जियां, लौकी, तोरू, टिंडा, पालक, चौलाई, मेथी, जो भी हमारे आसपास उपलब्ध हैं, जैविक हैं, बिना दवाई की हैं, बिना जहर की हैं। फल जो भी लोकल हैं, स्थानीय हैं, प्राकृतिक हैं, उनको हमको उपयोग में लेना है। मसाले और जो हमारा सांभर लेक का नमक है या कच्छ का नमक है, जो हमारे यहाँ डले वाला छोटा नमक आता था, वह बहुतायत से सेंधा नमक, काला नमक ले सकते हैं उपवास के दौरान या कभी कभी। तो ये सारी प्रकार की चीजों पर हमने चर्चा की थी, और ये हमारा संपूर्ण भोजन है। तो हमारे भोजन का जो अंग है, जिसमें पूरे 6 रस होने चाहिए, जिसमें हम मधुर, अम्ल, लवण, कशु, कटु तिक्त हाँ, कटु, तिक्त और कषाय, कषाय। ये पूरे 6 जो रस हैं, इनसे पूर्ण भोजन हमें लेना है, जो सुपाच्य हो और ताजा हो। तो योगाभ्यास जी करें वो भी इसे लें, और जो ना करें उन्हें भी यही लेना है। कृत्रिम भोजन, आर्टिफिशियल जो भी बाजार में मिल रहा है, उसमें बहुत जहर है, उनसे हमें बचना है। जी बिल्कुल, इनका इनके लिए यही कहा जा सकता है कि जो प्रारंभिक जो वीडियोस थे आहार विहार से संबंधित, क्योंकि उसमें संपूर्ण आहार की चर्चा की गई है कि क्या हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, क्या ग्रहण करने योग्य और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसीलिए यदि वे उन सब वीडियोस को देखेंगे तो उनका उनके सभी प्रश्न जो हैं वो उनका समाधान उनको वहां प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, सार कथन के लिए मैम आप आमंत्रित हैं। जिन प्रकृतियों को हमने देखा इस पूरे लेक्चर में, वो कब कब अधिक, उनकी संभावनाएं विकृत होने की अधिक हैं, तो वह ऋतुएं हम नोट करके रखें। वात जो है वह गर्मी में तो संचित होता है, यानी हम अगर आहार विहार इस समय जैसा भी करते हैं वो हमारे शरीर में जमा होता है, और फिर वर्षा में वह हमें बताता है कि वो हमारे आहार में, क्योंकि हमने आज खाया है तो वह आज ही हमें पता चलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में वह
पचता है, फिर कहीं जाकर वह संग्रहित होता है और फिर वह लक्षण के रूप में हमारे सामने आता है। तो जब ये कुपित होता है या ये दूषित होकर अपना रूप दिखाता है हमें, और उससे जनित जो रोग हैं वह हमारे सामने आते हैं, तो हम अपने पीछे के आहारों को उनसे जोड़ेंगे तो हमें पता चलता है कि हमने पहले वो कभी खाए थे, तो वह संचित रूप में आए हैं और अब हमें ये दिखाई दे रहे हैं। तो वात जो है ये वर्षा में अधिक दिखाई देता है, पित्त जो है ये सर्दी में अधिक दिखाई देता है, और कफ जो है यह बसंत में। तो ये हमें बहुत ध्यान रख के अपने भोजन को, जो उनकी ऋतु है जब वह कुपित होने वाले हैं, उससे पहले 2 महीने हमें ध्यान रखना है कि हमें ये संतुलित रहें, इसलिए ऐसा आहार नहीं लेना है, क्योंकि आगे समय इनका आने वाला है। अगर हम अभी दूषित भोजन ले रहे हैं तो वर्षा में हमें जो वात से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें हैं वो होने वाली हैं। पित्त अगर हम कहें अक्टूबर में, सितंबर में अगर हम गलत आहार लेते हैं तो फिर हमारा सर्दियों के अंदर वह दूषित होकर निकलेगा। और अगर हम सर्दियों में ठंडा खट्टा ऐसा कुछ भी आहार लेते हैं तो फिर मार्च और उसमें बसंत में हमें कफ और जो भी उससे रिलेटेड जो हमारी तकलीफें हैं वह आएंगी। तो हमें हर समय थोड़ा सा आहार पर ध्यान देते हुए अपने भोजन को ग्रहण करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें वात हमारा मान लीजिए हो गया विकृत, हमने जो भी कुछ खाया पिया बसंत में वो तो हो रहा है या कुछ और हमारी तकलीफें बढ़ रही हैं, तो हमें फिर क्या करना है, हमें उस समय पर गरिष्ठ भोजन, आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में कहते हैं पकौड़े खाइए, तो तेल में तले हुए पकौड़े या पूड़ी उस समय पर आपको कहा जाता है, क्योंकि शुष्क बहुत हो गया है, आपके अंदर ड्राइनेस बहुत हो गई, चिकनाहट की कमी हो गई है और इसलिए वात जो है वह विकृत हो गया है। तो आप उसको शमित करेंगे किससे? चिकनाई से। तो वहां पर आपको आवश्यकता है कि आप थोड़ा तेल, थोड़ा घी, ये आपको वहां पर उस समय लेना है। तो गरिष्ठ भोजन आप वर्षा में कर सकते हैं। कोमल भोजन, नमी युक्त भोजन और तेलीय पदार्थों का सेवन, ये वर्षा में जब यह कुपित है, जब भी आपकी वात प्रकृति आपको बढ़ी हुई है या इम्बैलेंस है बॉडी में। पित्त की प्रकृति अगर आपकी बढ़ी हुई है, जैसा बताया कि ये कब कुपित होगा, ये सर्दियों में, तो उस समय का हमारा जो भोजन है वो किस प्रकार का होगा? दूध और चावल, ये बताया गया था कि खीर खा सकते हैं आप, सर्दियों में खीर खाएं पित्त को शमन करने के लिए। तो दालें आप ले सकते हैं, उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं, मौसमी फल जो हैं वह ले सकते हैं, हल्के मसाले जो जीरा धनिया पुदीना, घी, नारियल तेल, हरी इलायची, अंकुरित अन्न, कच्चा सलाद, ये सभी जो हैं वो पित्त प्रकृति का शमन करते हैं, यानी जलन को ठंडक देते हैं। जो आपके शरीर में ज्यादा गरम मसाले या ज्यादा कुछ और ऐसा खाने के कारण, गरम चीजें खाने के कारण आपके शरीर में अगर किसी प्रकार से पित्त विकृत हो गया है, तो हमको उस समय पर उबली हुई दालें, हल्के मसाले, यानी उसको जलन को शांत करने वाली चीजें जो हैं वो हमको अपने उसमें शामिल करनी है। इसी प्रकार से कफ जो है वह अगर आपका बढ़ गया है, जो कफ की प्रकृति है, उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड, उसमें हमको कसैला, कड़वा और सूखा आहार जो हमने देखा था, तो कड़वाहट ली हुई चीजें, हरी सब्जियां कैसी हम ले सकते हैं जिसमें कड़वाहट है, मेथी है, चौलाई है, पालक है, पत्तेदार जो भी सब्जियां हैं जिसमें हल्दी है, अदरक है, काली मिर्च है, ये सब प्रकार की जो तीखी हैं चीजें या कसैली हैं जो चीजें, या जिनमें ऐसे तत्व हैं जो कफ की प्रकृति का को बैलेंस करते हैं। तो ऐसे, तो मीठा जो है वह, और जो नमकीन है वह, और बहुत अधिक खट्टा जो है वह, ये तीनों प्रकार के जो आहार हैं उनसे हमें यहाँ कफ अगर हमारा विकृत है तो हमें बचना चाहिए। 6 रस युक्त हम संतुलित आहार करें। ये कौन कौन से हैं? हमने बीच में भी बात की थी। मधुर, मधुर यानी मीठा,
तो वह रस कौन सा है? शहद, गेहूं, धान, खजूर, गुड़, दूध। यानी यह ऐसा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुतायत से है। जिसे हम मधुर कहते हैं, हम उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जोड़कर देख सकते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुतायत से पाया जाता है, तो उसे हम मीठे की श्रेणी में रखते हैं। तो जितने भी हमारे धान हैं, जितनी भी हमारी दालें भी हैं, तो वह भी थोड़ा मधुर की श्रेणी में आती हैं। अम्ल यानी खट्टा, तो आंवला है, नींबू, इमली, अनार, खट्टा दही, इस प्रकार की जो भी कोकम, जो भी जिसमें खटास है, किसी भी प्रकार की खटाई है, तो वह रस भी हमारे भोजन में अति आवश्यक है, क्योंकि इसी की प्रेजेंस में आयरन और कई ऐसे तत्व हैं इनऑर्गेनिक जो हमारी बॉडी में चाहिए और वो एब्जॉर्ब होते हैं केवल खटाई की प्रेजेंस में ही। अम्लता की प्रेजेंस होना हमारे शरीर में आवश्यक है। लवण, जैसे हमने देखा, सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक, और कोई भी क्षार हो सकता है वो, जैसे हमने देखा कई प्रकार के क्षारों के बारे में हमने चर्चा की। कई प्रकार के क्षार जो भूमि से हमें प्राप्त होते हैं, चट्टानों से मिलते हैं, पहाड़ों के अंदर से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं, सज्जी खार, जैसे बीकानेर साइड में जो खार होता है, लवण होता है, वह कई प्रकार के लवण हमारे खाने में शामिल हो सकते हैं। चरपरा या तीखा, जैसे अदरक है, लहसुन है, हींग है, मिर्च है, काली मिर्च है, ये भी हमारे भोजन का एक अंग होना अति आवश्यक है। और हम जानते हैं कि परंपरागत रूप से हमारा रोज का जो आहार होता है उसमें यह मसालों के रूप में डलता ही है, तो भोजन आहार में हम रोज इसको भी शामिल करते हैं। कड़वा, ये हल्दी के रूप में हमारे भोजन का अंग है, रोज है। सुबह और शाम हम अपनी सब्जी में, अपनी दाल में बिना हल्दी के नहीं बनाते हैं, तो ये हमारे भोजन में करेला, पालक, नीम, दाना मेथी, ये हम कह सकते हैं कि ये ऐसे हैं जिनमें कड़वाहट होती है, तो ऐसे ये तत्व का भी होना हमारे भोजन में आवश्यक माना गया है। और कसैला, तो कसैला जो पदार्थ है, जैसे आंवला भी कसैला होता है, हम जान सकते हैं, आंवले से हम अच्छे से समझ पाएंगे कसैला क्या होता है। कमरख एक फल होता है, कदम्ब एक फल होता है, ऐसे कमल ककड़ी, कच्चा केला, नाशपाती, ऐसे कई चीजें हैं जो कड़वाहट, कैर है जैसे, ये कुछ ऐसे फल हैं जो कड़वाहट लिए हुए होते हैं, यानी जिसमें कसैलापन होता है। तो ये 6 तरह के रसों से युक्त जो आहार है वही संतुलित आहार कहलाता है। तो कोशिश हम ये करें कि हमारा जो जो भी ट्रेडिशनल खाना है, अगर हम साउथ में देखें तो रसम बनता है और उसमें ये सभी प्रकार की चीजें डलती हैं। एक रसम और चावल इतना भी अगर है तो उसमें सब प्रकार की चीजें हैं, उसमें लहसुन, ये हींग, अदरक, और वहां के जो भी मसाले हैं वो सारे डलते ही हैं, हल्दी और ये सब कुछ डलता है। पुनः हम सार के रूप में कह सकते हैं कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद और स्वास्थ्य, तो प्राकृतिक आहार जो है, अगर वह संतुलित अवस्था में हमारे पांचों तत्वों को संतुलन देकर जाता है, हमारा आहार ऐसा है जो हमने युक्तिपूर्ण तरीके से किया है, उसे चुना है, सही तरीके का चुनाव किया है, तो हम स्वस्थ होंगे। वह हमारे प्राणों का पालक होगा, यानी हमें ऊर्जा देगा, पोषण करेगा हमारा। और यदि अयुक्तिकर अगर हमने भोजन लिया है तो निश्चित रूप से वह हमें विष देकर जाएगा, विषैला पन देकर जाएगा और हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाएगा। तो ये हमें सोचना है कि हमारा जीवन, हमारा शरीर जो पंच तत्वों से निर्मित है, उसे हमें संतुलित रखने की तरफ लेकर जाना है, या असंतुलित करके दवाइयों के साथ, बीमारियों के साथ रहते हुए जीवन का यापन करना है। हमारी अपनी इच्छा है, हमारी अपनी चॉइस है, हमें ही समझना है, ये हमारे शरीर पर हमारा ही अधिकार है। तो ये सभी चीजों को जोड़ना, अगर हम जोड़कर देखेंगे तो हमें आसानी से समझ आएगा। अगर हम नहीं जोड़ना चाहेंगे तो फिर हम जैसा जीवन जी रहे हैं और जैसा सब, जैसे जो मार्केट चाहता है, जो व्यापारी चाहते हैं, जो भी और दूसरे लोग चाहते हैं, हम फिर वैसा जीवन जिएंगे। तो ये चॉइस हमारी है। आयुर्वेद और स्वास्थ्य के बारे में हम और जो जानना चाहते हैं, वह एक ऐसा विज्ञान है
जो जीवन को प्रोत्साहित करता है, यानी लाइफ के बारे में बताता है, और लाइफ कैसी हो, सुंदर हो, आनंद से भरपूर हो, जीवित हो, पूरी तरह से आनंदित हो, और व्याधियों को पूर्णतः समाप्त करने पर बल दिया जाता है, यानी किसी भी प्रकार की विकृति का पूर्णतया शमन करना है, किसी भी प्रकार से। और इसका ध्येय शरीर, मन और आत्मा, मन का आनंदित होना तक, शरीर अगर स्वस्थ है तभी मन और आत्मा आनंदित और प्रफुल्लित है, और तभी उस जीवन का ध्येय है, और तभी वह अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में सक्षम होगा। अन्यथा वह लक्ष्य से पहले ही अपने पथ से विचलित होकर किस दिशा में जाएगा कि हम अपने जीवन को केवल संवारने में और बीमारियों से लड़ने में, और बीमार एक शरीर लेकर, बीमार मन लेकर हम अपने आप को समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। तो आहार बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य कश्यप के अनुसार आहार ही महा औषधि है। तो अंत में जो हमने अभी तक पूरे अपने 8-9 व्याख्यानों में देखा, सुना, समझा, जाना है, वो अंत में हमें यही बताता है कि हम अपने आहार को उत्तम तरीके से, युक्ति युक्त तरीके से चुने, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन पाएं और आगे अपना अच्छा जीवन जिएं। अब इस चित्र के बारे में कुछ लोगों का कुछ परिचय प्राप्त हुआ या नहीं? हाँ मैम, बिल्कुल। डॉक्टर शेमा खान ने प्रारंभ में ही लिख दिया था कि डॉक्टर वंदना शिवा हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये। और क्योंकि अब इनके बारे में अगर कुछ और मैम आप जो बताना चाहें, बिल्कुल संक्षेप में। जी, ये डॉक्टर वंदना शिवा पिछले 30 सालों से इसी दिशा में काम करते हुए, प्रकृति का रक्षण करते हुए और जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए लगभग 5 लाख 10 लाख किसानों के अलग अलग समूहों से जुड़े हुई हैं। और इन्होंने जो हमारे भारत की जैव विविधता है उसके ऊपर और पूरी धरती की, ये केवल भारत के लिए काम नहीं करती हैं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साइंटिस्ट रही हैं अपने समय की। और इन्होंने भारत के लिए नीम के पेटेंट की लड़ाई लड़ी है, इन्होंने चावल के पेटेंट की लड़ाई लड़ी है, बासमती की लड़ाई लड़ी है, अंतरराष्ट्रीय जो कोर्ट्स हैं उसमें उन्होंने साउथ से उस किसान को ले जाकर खड़ा किया है कि इस किसान की दादी और नानी नीम के बारे में बता सकती थी। नीम भारत का है, नीम अमेरिका का नहीं है। तो जो पेटेंट नीम लेने वाला था, नीम के ऊपर लेने वाला था अमेरिका, उस पेटेंट की लड़ाई इन्होंने वहां तक लड़ी है। तो बहुत पहले से ये सजगता से अपने बीजों को बचाने के लिए, अपनी जैव विविधता को बचाने के लिए ये काम कर रही हैं। और 1991 में नवधान्य के नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया, जिसमें उन्होंने नवधान्य मतलब 9 धान, 9 दाने, अलग अलग तरह के जो धान हैं उन सब के लिए काम करने वाले, किसान को बचाने और बीज को बचाने के लिए उन सबको जोड़ते हुए एक काम शुरू किया था नवधान्य के नाम से। और तब से अभी तक आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपका एक व्याख्यान आप सभी के सामने हो, क्योंकि आप बहुत अधिकार रखती हैं इस विषय पर। तो निश्चित रूप से ये जो भी हमें बताएंगी वह हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। तो कोशिश ये है कि आपका व्याख्यान जल्दी से जल्दी इसी हफ्ते में आप तक पहुंच पाए, ऐसा प्रयास रहेगा। बिल्कुल मैम। और जो भी नवधान्य और डॉक्टर वंदना शिवा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, navdanya.org, यह उनकी वेबसाइट है। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि हम सब उस वेबसाइट पर जरूर जाएं, उन्होंने आज तक क्या कार्य किए हैं उसके बारे में जाने, जिससे कि एक प्रयास है डॉक्टर रश्मि शर्मा महोदया का कि डॉक्टर वंदना शिवा महोदया से भी हम सभी रूबरू हो सकें, उनके व्याख्यान, उनके विचार और उनके अनुभवों को हम हमारे साथ साझा करने का एक बहुत अच्छा सुअवसर है यह।
अतः डॉक्टर वंदना शिवा महोदया के माध्यम से एक प्रयास है जिन प्रयासों के साथ हम सब भी जुड़ सकते हैं, और एक कोशिश की जाएगी कि इस मंच पर शीघ्र ही डॉक्टर वंदना शिवा महोदया हम सभी के साथ उपस्थित हों। और एक प्रयास है जिसके माध्यम से 11 जून 2021 को शुक्रवार सायं 5 बजे डॉक्टर वंदना शिवा महोदया हम सभी के साथ जुड़ेंगी। तो इसलिए हम सभी इस सूचना को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का एक प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि उनके वचनों से, उनके अनुभवों से और उनके द्वारा किए गए जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य थे, उन कार्यों से हम सब जुड़ सकें और यह जान सकें कि भारतीय जो आहार विहार की जो विरासत है, जो सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परंपरा है, उस परंपरा को और साथ ही आधुनिकता विज्ञान को किस प्रकार से एक साथ जोड़ करके देखा जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।